Hello dear students, welcome on Vision Nursing classes. Next unit number 5th, जिसके अंदर सैंपल और सैम्पलिंग टेक्निक्स, मेथड एंड टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड देन पायलट स्टडी, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, ये सारे टॉपिक हैं इस यूनिट के अंदर इंक्लूडेड है। जिसका पहला पार्ट है सैंपल एंड सैम्पलिंग। सैंपल का मीन क्या होता है? सैंपल मीन्स रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की एक ऐसी यूनिट या ऐसी संख्या जिसको आप उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन मान सको। उस पॉपुलेशन, जैसे ब्लड का सैंपल होता है, मीन्स ब्लड का जो सैंपल आप लेते हो, तो अगर आप 2 ml लेते हो, है ना, या फिर 5 ml सैंपल लेते हो और लेकर उसको स्टडी करते हो और वही रिजल्ट आता है जो पूरे ब्लड में आप कहीं से भी सैंपल लेके, मीन्स वो उसका क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। अगर एक हाथ से लिया और उसमें रिजल्ट दूसरा आया और दूसरे हाथ से लिया या पैर से लिया तो उसमें रिजल्ट दूसरा आता है, तो इसका मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होगा कि आप कहीं से भी अगर उस ब्लड को ड्रॉ करोगे और उसको लेके उसका रिजल्ट स्टडी करोगे तो उसका सेम रिजल्ट आएगा। तो सैंपल्स वो होते हैं जो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मीन्स वही रिजल्ट आएगा जो सैंपल का रिजल्ट आया है, वही पॉपुलेशन में पूरी पॉपुलेशन का अगर स्टडी करोगे आप तो उस पर भी वही सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो सैंपल क्या होता है? सैंपल वो होती है जो एक रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होती है ना। सैंपल क्या होती है? एक पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होती है। और सैंपलिंग क्या होता है? सैंपलिंग इज द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग सैंपल्स। सैंपल्स को सेलेक्ट करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? सैंपलिंग कहलाती है। इज इट क्लियर? सैंपल्स होता है वो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट है और उस रिप्रेजेंटेटिव यूनिट को पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करने की प्रक्रिया सैंपलिंग कहलाती है। ठीक है, तो हम इस सैंपल और सैंपलिंग को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए भी हैं टर्मिनोलॉजी के साथ, पर फिर भी अपन जब इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले एक बार उसको रिव्यू करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला, सबसे पहले सैंपलिंग। सैंपलिंग क्या होती है? सैंपलिंग इज द प्रोसेस, सैंपलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव यूनिट, है ना, ऑफ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स, selecting representative units क्या हो गया, इसको क्यों नहीं आ रहा? यस, सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स फ्रॉम एन एंटायर पॉपुलेशन ऑफ स्टडी। जो स्टडी की आपकी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से रिप्रेजेंटेटिव, उसमें से क्या करना? रिप्रेजेंटेटिव यूनिट को सेलेक्ट करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसकी जो प्रक्रिया या जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? वो सैंपलिंग कहलाती है। मीन सैंपल चूज करने की प्रक्रिया सैंपलिंग होती है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, देखिए इसमें। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होता है? इट इज द एग्रीगेशन ऑफ ऑल द यूनिट्स इन विच रिसर्चर इज इंटरेस्टेड। वो सारी संख्या जिसमें रिसर्चर रिसर्च करना चाहता है, रिसर्चर इंटरेस्टेड है, वो सारी संख्या, वो टोटल नंबर्स जिसमें रिसर्चर इंटरेस्टेड है, जिसमें रिसर्चर क्या करना चाहता है? अपना रिसर्च करना चाहता है, रिसर्चर जिसमें इंटरेस्टेड है, वो पॉपुलेशन कहलाती है। एक एग्जांपल जिसमें आपको दे रहा हूं, स्टडी टू असेस, स्टडी, एक एग्जांपल देखिए, स्टडी to assess job satisfaction या assess level of job satisfaction, assess level of job satisfaction among nurses। नर्सेज में जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल असेस करना कि वो अपने जॉब से सेटिस्फाई है या नहीं। अब इसमें आपका सैंपल कौन है? सैंपल जो नर्सेज होगी, है ना, वो टोटल नर्सेज
ना, एग्रीगेट नंबर देखिए, द एग्रीगेट ऑफ द ऑल द यूनिट्स, ठीक है, ये नर्सेज की सारी यूनिट्स, नर्सेज की सारी यूनिट मीन सारे नर्सेज जो है ना वो क्या आ जाएगी, अगर हम इंडिया में कोई रिसर्च कर रहे हैं, राजस्थान में कोई रिसर्च कर रहे हैं तो राजस्थान की सारी नर्सेज, इंडिया में कोई रिसर्च कर रहे हैं है ना, तो मतलब इंडिया की वो सारी नर्सेज, ठीक है, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी पॉपुलेशन कहलाएगी। इज इट क्लियर? वो सारे यूनिट्स, ये वो सारे सब्जेक्ट्स की यूनिट्स जिनका एग्रीगेट नंबर, टोटल नंबर्स जिसमें रिसर्चर रिसर्च करना चाहता है। आप अगर मान लिया पोस्ट ग्रेजुएट नर्सेज में करना चाह रहे तो सारी पोस्ट ग्रेजुएट नर्सेज, आप लैक्टेटिंग मदर में करना चाह रहे तो सारी लैक्टेटिंग मदर, आप अगर एंटीनेटल मदर में करना चाह रहे तो सारी एंटीनेटल मदर्स, ठीक है, आप एडोलेसेंट में करना चाह रहे तो सारे एडोलेसेंट्स, 10 से 19 साल के सारे बच्चे, ठीक है, वो सारे एग्रीगेट जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है, जिसमें रिसर्चर अपना रिसर्च करना चाहता है, जिसमें रिसर्च करने के लिए वो इंटरेस्टेड है, ठीक है, क्लियर, जैसे पॉपुलेशन, ठीक है, जिसमें क्या होगा, ऑल द नर्सेज जैसे है ना, तो इसका मीन क्या होगा कि सारी नर्सेज जो है वो क्या होगी, ऑल नर्सेज, ऑल नर्सेज क्या है आपकी पॉपुलेशन है ये, है ना, ऑल नर्सेज ऑफ, जैसे इंडिया पे कोई रिसर्च कर रहे हो तो इंडिया की सारी नर्सेज जो है वो क्या है, हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी इस स्टडी की, ठीक है, कि इंडिया में जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, भारत में नर्सेज का जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, आपको स्टडी करना है तो इंडिया की सारी नर्सेज, या राजस्थान में जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है ना, तो आप देखना चाहें तो राजस्थान की सारी नर्सेज, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया हो सकता है कि आप किस में इंटरेस्टेड है, कहाँ आप करना चाह रहे हो, ठीक है, कहाँ की नर्सेज का या आप देखना चाह रहे हो, किस जगह की पॉपुलेशन में आप ये चीज देखना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो हमारी सारी नर्सेज उसमें क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट विच आर मीटिंग द डेजिग्नेटेड सेट ऑफ क्राइटेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट ऑफ क्राइटेरिया, डेजिग्नेटेड सेट ऑफ क्राइटेरिया, जो आपके क्राइटेरिया को मीट करती हो, क्या करती हो, जो आपके क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो वो नर्स, वो जो सैंपल्स हैं उस पॉपुलेशन में से वो पॉपुलेशन जो आपने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाया है, जिस क्राइटेरिया के भीतर वो आ रही है, इंक्लूजन क्राइटेरिया में आ रही है, वो नर्सेज क्या होगी हमारी, क्या होगी, सेट ऑफ क्राइटेरिया हमारी है वो क्या होगी, जैसे वो सैंपल्स क्या होंगे हमारे, टारगेट पॉपुलेशन होगी। इट इज द एग्रीगेट ऑफ द ऑल केसेज विच सर्टेन फिनोमेना अबाउट विच द रिसर्चर वुड लाइक टू मेक जनरलाइजेशन। इसी पॉपुलेशन में क्या होगा, स्टडी जनरलाइज होगी, मींस इसी स्टडी पॉपुलेशन पर स्टडी की जाएगी और इसी पॉपुलेशन में हमारी स्टडी क्या होगी, जनरलाइज होगी, ठीक है, इसी पॉपुलेशन में से सैंपल्स लिए जाएंगे, जो टारगेट पॉपुलेशन होगी उसी में से आपके सैंपल्स होंगे, ठीक है, और जब टारगेट पॉपुलेशन में से सैंपल्स होंगे उस पर रिसर्च किया जाएगा, तो जो रिसर्च जनरलाइज किया जाएगा वो किस में किया जाएगा, वो टारगेट पॉपुलेशन में किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग है कि उस सेट क्राइटेरिया को मिलती हो, जो मीट करती हो, दूसरा क्या होना है, जिसमें स्टडी का जनरलाइजेशन होना है, क्या होना, जिसमें स्टडी का जनरलाइजेशन किया जाना है, स्टडी जिसको पॉपुलेशन के अंदर जो है वो वापस जनरलाइज की जाएगी, जो रिजल्ट आपने सैंपल्स में प्राप्त किया है वो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो सेम रिजल्ट है वो किसमें आएगा, पॉपुलेशन में आएगा, ठीक है। तो ऐसी जब स्टडी होती है, ठीक है, तो उसकी ऐसी जो पॉपुलेशन होती है वो क्या कहलाती है, टारगेट पॉपुलेशन कहलाती है, ठीक है। जैसे कि आप इसी प्रीवियस जैसे एग्जांपल था कि है ना, आप जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल देखना चाह रहे थे, ठीक है, तो आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया था कि आपको क्या देखना है, द नर्सेज वर्किंग इन द जयपुर ओनली, क्या देखना था आपको, है ना, जैसे कि टारगेट पॉपुलेशन में आपने इंक्लूजन क्राइटेरिया में डाल रखा था कि हमें स्टडी वही करनी है जो नर्सेज है वो जयपुर में काम कर रही है, ठीक है। तो एग्जाम जैसे इसमें हो सकता है ना, एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकता है ना, तो नर्सेज वर्किंग इन जयपुर, वर्किंग इन जयपुर, जो जयपुर में काम कर रही है ना, वो नर्सेज क्या होगी हमारी, ये क्या होगी, टारगेट पॉपुलेशन होगी। ऐसे ही किसी और केस पे आप ले सकते हो, जैसे कि आशा वर्कर पे था, है ना, तो आप ले सकते हो कि आशा वर्कर्स वर्किंग इन द श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ओनली, है ना, आशा वर्कर्स वर्किंग इन द धौलपुर डिस्ट्रिक्ट ओनली, ठीक है, जहां आपकी केवल और केवल उसी पॉपुलेशन में से आपको क्या लेना है, फिर बाद में सैंपल्स चूज करने हैं और वो आपके इंक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर मीट कर रही हो, ठीक है। या फिर आपने कोई और क्राइटेरिया डाल रखा हो कि जिसको 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो, 10 साल से ज्यादा सर्विस करते हो गए हो, ठीक है ना, तो फिर वो उसमें और चीज आ जाएगी, आपका एरिया आ जाएगा कि आप कहाँ की
किस एरिया में आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना, जहां आप सेटिंग जो है उस सेटिंग की सारी जो नर्सेज होगी वो क्या आ जाएगी, सारे जो सैंपल्स होंगे वो क्या आ जाएंगे उस पर्टिकुलर सेटिंग की जिस एरिया में आप रिसर्च करने जा रहे हो, ठीक है। जिस एरिया में आप रिसर्च करने जा रहे हो सेटिंग ऑफ स्टडी जो है ना, वहां की पॉपुलेशन, डेजिग्नेटेड क्राइटेरिया को मीट करने वाली पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, आपकी टारगेट पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेसिबल पॉपुलेशन। एक्सेसिबल पॉपुलेशन का मतलब, एक्सेसिबल का मतलब है उपलब्ध, हमें जिसकी उपलब्धता हो। तो जो टारगेट पॉपुलेशन है उसी टारगेट पॉपुलेशन में से सारे के सारे जो सैंपल्स होते हैं वो हमें उपलब्ध नहीं होते हैं, उसमें से कुछ लोग होते हैं जो क्या होते हैं हमें उपलब्ध हो पाते हैं, सारे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो हमें जो उपलब्ध हो पाए रिसर्च के टाइम, स्टडी के टाइम, वो जो जिसका आपको सैंपलिंग फ्रेम बनाना है, उस टारगेट पॉपुलेशन का वो भाग जो आपको अवेलेबल है, मीन सारी, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप जयपुर की नर्सेज की स्टडी कर रहे हो, ठीक है, अब जयपुर में भी सारी की सारी आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, आपके पास एक्सेसिबल कौन सी है, जैसे आपने एसएमएस के जो वर्किंग नर्सेज वर्किंग इन द नर्सिंग ऑफिसर्स वर्किंग इन द एसएमएस हॉस्पिटल आपने ले लिया, और एसएमएस हॉस्पिटल में भी आपके पास हो सकता है कि जिस समय आप स्टडी कर रहे हो उस समय सारे जो नर्सिंग स्टाफ है वो उपलब्ध नहीं हो, कुछ लोग लंबी छुट्टी पे चल रहे हो, तो आपकी एक्सेसिबल पॉपुलेशन वो नहीं आएंगे, वो आपके सैंपलिंग फ्रेम में नहीं आएंगे, आपकी लिस्ट में नहीं आएंगे वो, ठीक है, उनको बाहर करना है। तो ऐसे पॉपुलेशन है ना, द एग्रीगेट ऑफ द केसेस दैट कंफर्म द डेजिग्नेटेड क्राइटेरिया एंड आल्सो एक्सेसिबल सब्जेक्ट्स फॉर द स्टडी। दोनों चीज ध्यान रखना है कि इस पहली चीज तो वो क्या मिल रही है, आपके डेजिग्नेटेड क्राइटेरिया को मीट कर रही है, तभी वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है, और उसी टारगेट पॉपुलेशन में से वो पॉपुलेशन जो आपको क्या है एक्सेसिबल है स्टडी के टाइम, है ना, वो सब्जेक्ट जो कि आपको उपलब्ध हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्टडी, वो क्या कहलाता है, आपका एक्सेसिबल पॉपुलेशन होती है, ठीक है। इसी एक्सेसिबल पॉपुलेशन में से आप क्या चूज करेंगे, अपने सैंपल्स चूज करेंगे। नेक्स्ट, सैम्पलिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ द सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी, जिसकी अपन बात कर चुके हैं, ठीक है, कि इसी एक्सेसिबल पॉपुलेशन में से अब आप सैंपल चूज करते हैं, ठीक है, और वो सैंपल चूज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सैंपलिंग कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, सैंपल क्या होता है, सैंपल इट इज द रिप्रेजेंटेटिव यूनिट, है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जब आप सैंपल्स की बात कर रहे हैं तो सैंपल्स क्या होता है, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होता है, मींस उसका प्रतिनिधित्व करने वाला एक यूनिट या एक इकाई, ठीक है, ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन, मींस अल्टीमेटली किसमें, टारगेट पॉपुलेशन में से ही होता है, विच इज टू बी वर्कड अपॉन बाय रिसर्चर ड्यूरिंग देयर स्टडी, और इसी सैंपल्स पर रिसर्चर द्वारा काम किया जाएगा। डेटा कलेक्शन होगा वो किसी होगा, डेटा कलेक्शन आपके जो होगा वो इसी सैंपल से होगा। डेटा कलेक्शन कैसे किया जाएगा, इसी सैंपल से डेटा कलेक्शन किया जाएगा, क्लियर, इसी पर रिसर्चर काम करेगा। नेक्स्ट, जब आप सैंपल्स चूज कर रहे हो, ठीक है, सैंपल चूज कर रहे हो तो हर एक सैंपल्स, एवरी सैंपल्स, ठीक है, सैंपल की संख्या होती है, ज्यादा हो सकती है, ठीक है, सैंपल 50, 100, 200, 400, 500 हो सकती है, उसकी हर एक यूनिट जो होती है वो क्या कहलाती है, एलिमेंट या सब्जेक्ट कहलाती है। द इंडिविजुअल एंटिटी दैट कंप्राइज द सैंपल्स एंड पॉपुलेशन आर नोन एज एलिमेंट्स, मींस पॉपुलेशन का हर एक यूनिट या फिर सैंपल्स का हर एक यूनिट जिससे मिलकर आपकी सैंपल्स बने हैं, जिससे मिलकर आपकी टारगेट पॉपुलेशन बनी है और जिससे मिलकर आपकी अल्टीमेट जो पॉपुलेशन है वो बनी है, तो उसका एवरी सिंगल यूनिट क्या कहलाएगी, आपकी एलिमेंट या सब्जेक्ट कहलाता है, मींस इंडिविजुअल एंटिटी, उसकी प्रत्येक जो यूनिट है, इंडिविजुअल एंटिटी है, वो आपका क्या कहलाती है, एलिमेंट कहलाती है या सब्जेक्ट कहलाती है, जिससे मिलकर सैंपल और पॉपुलेशन बनती है, ठीक है। अब इसका प्रोसेस को देखिए, सबसे पहले आपका क्या था, सबसे पहले जो आती है वो पॉपुलेशन आती है, क्या आती है, आपकी पॉपुलेशन आती है। इसी पॉपुलेशन में से आप क्या चूज करते हो, इसमें से थोड़ी छोटी हो जाएगी, फिर क्या बन जाएगी आपकी, कुछ टारगेट पॉपुलेशन बन जाएगी, ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी टारगेट पॉपुलेशन हो गई। इसी में से आप चूज करते हो टारगेट पॉपुलेशन। इस टारगेट पॉपुलेशन में से आप क्या चूज करते हो, एक्सेसिबल पॉपुलेशन। इसी टारगेट पॉपुलेशन में से आपको क्या मिलती है, आपकी एक्सेसिबल पॉपुलेशन, और इसी एक्सेसिबल पॉपुलेशन में से आपको क्या मिल जाते हैं, सैंपल। क्या मिल जाता है, सैंपल। और इस सैंपल की इंडिविजुअल यूनिट जो है ना, जो एवरी इंडिविजुअल यूनिट जो है वो क्या है, इसके एलिमेंट्स है,
वो इसके एलिमेंट्स हैं या इसके सब्जेक्ट्स हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस रहेगी। पॉपुलेशन में से आप टारगेट पॉपुलेशन आपकी जो क्राइटेरिया को मीट कर रही है, और उसमें से जो उपलब्ध है वो एक्सेसिबल पॉपुलेशन, उसमें से आप सैंपल चूज करते हो, और सैंपल का हर एक यूनिट जो होती है वो क्या कहलाती है? एलिमेंट या सब्जेक्ट कहलाती है। इज इट क्लियर? फिर सैंपलिंग फ्रेम। सैंपलिंग फ्रेम क्या होता है? सैंपलिंग फ्रेम इज द लिस्टिंग ऑफ द ऑल एलिमेंट्स। जितने एलिमेंट्स है ना, जो एक्सेसिबल पॉपुलेशन की जो हमारे पास लिस्ट थी, या टारगेट पॉपुलेशन की वो जो अवेलेबल है, ठीक है, उन सब की लिस्ट क्या कहलाती है हमारे पास? जो सैंपलिंग फ्रेम कहलाती है। इन लिस्ट द एंटायर एलिमेंट्स ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन, ना, टारगेट पॉपुलेशन के सभी एलिमेंट्स की लिस्ट बना लेना क्या कहलाती है? सैंपलिंग फ्रेम कहलाती है। इज इट क्लियर? टारगेट पॉपुलेशन के सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये क्या होता है? इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होते हैं। द इंक्लूजन क्राइटेरिया वो होते हैं जो क्या कहते हैं? जो कहते हैं कि इनको इंक्लूड करना है, और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया वो होते हैं जो क्या कहते हैं? इसको एक्सक्लूड करना है। तो इंक्लूजन क्राइटेरिया जो क्या करते हैं? पॉपुलेशन को इंक्लूड करते हैं, है ना, कि किसको इंक्लूड किया जाना है। और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होते हैं? किसको एक्सक्लूड किया जाना है, मतलब किसको शामिल नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, कोई एएनएम्स है, उस एएनएम पर आप स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, तो एएनएम पर जब स्टडी करने जा रहे हैं, वो भी किस टॉपिक पे? पीपीआईसीडी की नॉलेज और स्किल्स पे, है ना, नॉलेज और स्किल्स पर स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने इंक्लूजन क्राइटेरिया बना लिया। इंक्लूजन क्राइटेरिया में ये बना लिया कि वो एएनएम्स जो कहाँ कर रही है? वो आपके जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर काम कर रही है। कहाँ कर रही है? अगर ओनली द एएनएम्स वर्किंग इन द रूरल एरिया ऑफ जोधपुर, या उसमें से आपने कोई ब्लॉक ले लिया कि उसी जो ब्लॉक में काम करने वाली पहली चीज एक हो गई, वो इंक्लूजन क्राइटेरिया होगा, है ना। एक तो आपने किसका बना लिया कि जो उसी एरिया में काम कर रही है, एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया आपने कि उस एरिया के भीतर काम करने वाली है, ठीक है, एक चीज। दूसरा आपने एरिया ले लिया कि वही जिन्होंने पीपीआईसीडी की ट्रेनिंग ले रखी है ना। आपको किस पे असेस करना है? जिन्होंने पीपीआईसीडी की ऑलरेडी पहले कोई ट्रेनिंग ले रखी है, उन्हीं नर्सेज को हम क्या करेंगे? इसमें हमारी टारगेट पॉपुलेशन में शामिल करेंगे, ठीक है। तो वो तो क्या होगी हमारी? क्या हो गया? इंक्लूजन क्राइटेरिया हो गया। एक्सक्लूजन क्या हो जाएगा? कि वो उस एरिया के जो बाहर काम कर रही है, मतलब जो उस एरिया में नहीं है ना, आउटसाइड ऑफ दैट एरिया, आउटसाइड ऑफ दैट एरिया, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया के भीतर नहीं आ रही है, उसको आप उसमें शामिल नहीं करोगे, इसको एक्सक्लूड करोगे। जो पीपीआईसीडी ट्रेंड है, नॉट ट्रेंड है, जो पीपीआईसीडी की जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ले रखी है, उनको भी इसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर जो है एक और चीजें थी कि जो वो जो है वो कहाँ कर रही है? वो डिलीवरी पॉइंट्स पे जो काम कर रही है ना। एएनएम्स की बात हो रही थी हम कि वो नर्स एएनएम्स हम शामिल करेंगे जो डिलीवरी पॉइंट्स पर काम कर रही है, ठीक है। एक्सक्लूजन में क्या हो जाएगा, है ना, जो वर्किंग मीन्स जो डिलीवरी पॉइंट्स है उनके अलावा किसी सब सेंटर पे काम कर रही है, ठीक है ना। नो या नॉट वर्किंग ऑन डिलीवरी पॉइंट्स, है ना, जो कि डिलीवरी पॉइंट्स पर काम नहीं कर रही है, जहां पर डिलीवरी नहीं होती है, तो वहां पीपीआईसीडी लगाने का मीनिंग ही नहीं है। पीपीआईसीडी तो कहां लगेगी, है ना, जो पोस्टमार्टम आईयूसीडी है ना, डिलीवरी के बाद में लगेगी। तो जहां पर डिलीवरी होती ही नहीं, तो उन नर्सेज का फिर नॉलेज और जो स्किल्स है वो आप कैसे असेस करोगे? और इसके असेस करने का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो क्राइटेरिया जो जिसके आधार पे आप टारगेट पॉपुलेशन में उस क्राइटेरिया सेट करते हो जिसमें पॉपुलेशन को आप उसे इंक्लूड करोगे, तो वो इंक्लूजन क्राइटेरिया, और जिसके आधार पे आप क्या करोगे उसको बाहर करोगे, वो कौन सा हो जाएगा? एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। क्लियर? ये क्राइटेरिया वो होता है जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन को चूज करने के काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर क्या होता है? देयर मे बी फ्लक्चुएशन, है ना, एक वर्ड आ रहा है इंपॉर्टेंट, फ्लक्चुएशन। Fluctuation in the values of the statistics of the characteristic from one sample to another sample. एक सैंपल से दूसरे सैंपल, वन सैंपल टू अनदर, एक सैंपल की वैल्यू कुछ और आ रही है, और दूसरे सैंपल से जब लिया उसके डेटा लेकर उसके स्टैटिक्स की, है ना, स्टैटिक्स की डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टैटिक्स की जो स्टैटिक्स आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो जो स्टैटिक्स कैरेक्टरिस्टिक है वो एक सैंपल के और दूसरे सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक में अगर डिफरेंसेस आता है ना, इवन दो ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, इवन वो कहां से लिए गए हैं? जबकि वो सेम पॉपुलेशन से सैंपल्स लिए गए हैं, उसी पॉपुलेशन से अगर सैंपल्स लिए हैं और वो सैंपल्स क्या कर रहे हैं? आपस में क्या कर रहे हैं? उनके डेटा है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं,
अगर एक ही सैंपल 1000 लोग थे, उस 1000 में से टोटल लोग थे, उसमें से आपने 50 सैंपल लेने थे, ठीक है। आपने 50 सैंपल लिया और उनका कोई मीन था, उस सैंपल्स का मीन था वो आ गया 55। नेक्स्ट आपने कोई सैंपल लिया फिर 50 का, तो उसका कोई मीन था, आ गया वो 75। अगला कोई लिया तो उसका आ गया आपका 69। इस तरह से सैंपल क्या कर रहा है, फ्लैक्चुएशन, ठीक है। वन सैंपल टू अनदर सैंपल क्या होता है, फ्लैक्चुएशन होता है। तो इसका मतलब क्या है, उस सैंपलिंग में एरर है। इट मींस जो डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द सैंपल्स एंड मीन ऑफ द पॉपुलेशन, ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द सैंपल्स, जो सैंपल का जो रिजल्ट आया उसका मीन, उसका एवरेज, और पॉपुलेशन का जो मीन आएगा उसके बीच में अगर डिफरेंस है तो इसका मतलब ये सैंपलिंग एरर है, ठीक है। इट मींस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में डिफरेंस है तब भी वही बात है, और एक सैंपल से दूसरे सैंपल के बीच में अगर जो स्टैटिस्टिक्स है वो फ्लक्चुएट कर रही है, उसमें विभिन्नताएं आ रही है, तो इसका मतलब वो भी सैंपलिंग एरर है, ठीक है। नेक्स्ट है सैंपलिंग बायस। सैंपलिंग बायस का मीन क्या है, डिस्टोर्शन दैट अराइज व्हेन द सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट इज ड्रॉन। जिससे लिया गया है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है। वो उसका, अगर वो सेम रिजल्ट नहीं दे रहा है ना, सैंपलिंग एरर आ रहा ना, तो उसके पीछे कारण क्या है, सैंपलिंग बायस हो सकता है कि आपने जो सैंपल सेलेक्ट किए हैं वो सैंपल्स उस का जो है रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जैसे कि आपकी क्लास में से 50 बच्चे थे और 50 बच्चों में से किसी का टेस्ट लेना था, ठीक है। अब टेस्ट लेने सारे बच्चों का ना लेकर मैंने क्या ले लिया, उसमें से 5 बच्चे ले लिए मुझे, या 10 बच्चे ले लिए, और 10 बच्चों का मैंने टेस्ट लेके कह दिया कि इस बच्चों इन क्लास का एवरेज ये है, ठीक है। अब वो 10 बच्चे थे, मैंने हो सकता है कि क्लास के टैलेंटेड बच्चे थे, टॉप बच्चे थे, छांट के मैंने लिए बायस होके कि इन्हीं बच्चों को लेके इनका रिजल्ट दिखा देंगे, तो कहेंगे इस क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा है, या फिर क्लास के जो बच्चे हैं वो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, ठीक है। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन नहीं, एक्चुअल में नहीं आ रहे, एक्चुअल में वो जो आने, कुछ बच्चे जो वीक थे वो भी आने चाहिए, कुछ टैलेंटेड थे वो भी आने चाहिए, कुछ एवरेज बच्चे थे वो भी आने चाहिए। अगर सभी टाइप के यूनिट्स के बच्चे इसमें अगर शामिल होते, सभी टाइप के स्टैंडर्ड के बच्चे अगर इसमें शामिल होते, तो फिर क्या हो जाती, वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाता। लेकिन जब पॉपुलेशन का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वो क्या कहलाता है, सैंपलिंग बायस कहलाता है, ठीक है। तो बायस क्या होता है, ये बायस का अराइज होता है व्हेन, है ना, नॉट रिप्रेजेंटेटिव, क्या, नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, सैंपलिंग बायस कहलाता है। ये दो वर्ड बार बार रिपीट होंगे, सैंपलिंग बायस एंड सैंपलिंग एरर एंड स्टैंडर्ड एरर, ये सारी चीजें बार बार रिपीट होगी, तो इसलिए ध्यान में रखना। सैंपलिंग एरर क्या होता है, स्टैटिस्टिकल डिफरेंसेस है, और अगर पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वो सैंपलिंग बायस है, ठीक है। चलो, ये होगी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी जो हमारी इस सैम्पलिंग प्रोसेस को पढ़ने से पहले जानना जरूरी था, जिसके बारे में, ठीक है। अब आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी, अब ये सारे वर्ड्स जो हैं वो क्लियर हैं, तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। पर्पज ऑफ सैम्पलिंग, हम सैम्पलिंग क्यों करते हैं, व्हाट आर द पर्पजेज ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के पर्पज है कि सैंपल्स में हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। एंटायर पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है संख्या में, जबकि सैम्पलिंग में क्या होगा, नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स होंगे वो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम हो जाएंगे, और जब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कम हो जाएंगे तो उस पर आपको जो है एफर्ट है वो कम करना पड़ेगा, आपको उस पर कॉस्ट होगी वो कम आएगी, ठीक है। तो जो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, एफर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए, किसको सेव करना है ना, सेविंग किसकी होनी है इसमें, है ना, सेविंग किसकी है इसमें, इकोनॉमी किसकी है, इकोनॉमी ऑफ टाइम, मटेरियल, है ना, सबकी चीज, है ना। इकोनॉमी किसकी है, इकोनॉमी ऑफ मनी, मटेरियल एंड टाइम, सारी चीजों की सेविंग होती है ना, मनी, मटेरियल एंड टाइम की सेविंग होती है, ठीक है। ये इसका बेनिफिट होता है कि आपको कम साइज पे, कम नंबर्स पे आपको स्टडी करनी है, तो फिर आप इसको, जिससे आपकी मनी भी बचेगी, मटेरियल भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और एफर्ट्स भी बचेगा, सबकी इकोनॉमी, सबका फायदा है, ठीक है। देन इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ डेटा,
अगर एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है ना, बहुत बड़ा डेटा होता है ना, उस डेटा का फिर स्टैटिक्स जो होती है वो मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जब सैंपल से डेटा होगा तो एक जो डेटा होगा वो कम डेटा होगा, स्मॉल डेटा होगा, और जो स्मॉल डेटा होगा तो वो उसकी डेटा की क्वालिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी, है ना। जब स्मॉल डेटा होगा, है ना, स्मॉल डेटा होगा तो इसकी क्वालिटी क्या होगी आपके पास, इसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। ये सही तरीके से कैलकुलेट किया हुआ, ये सही तरीके से कलेक्ट किया हुआ डेटा होगा, और फिर उस डेटा से हम कैलकुलेट करेंगे। उस डेटा से जब आप कैलकुलेट करोगे तो प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा, ये डेटा जो होगा उससे आपका जो रिजल्ट मिलेगा ना वो कैसा मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा, प्रिसाइज मिलेगा और रिलायबल रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगी इसकी, तो इस स्टडी की रिलायबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है ना। रिलायबिलिटी क्या होती है इसकी, बढ़ जाती है, क्योंकि आपने इंप्रूव्ड क्वालिटी के डेटा है, वो अच्छी क्वालिटी के डेटा आपने कलेक्ट किए हैं, आपने उसमें एक्यूरेसी बनाए रखी है, प्रिसीजन जो होता है सूक्ष्म लेवल तक आपने डेटा इकट्ठे किए हैं, और इससे क्या होता है कि आपकी स्टडी का रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा, और आपकी स्टडी होगी वो विश्वास के लायक होगी, आपकी स्टडी की रिलायबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और साथ ही जब कम डेटा होते हैं, स्मॉल डेटा होता है, तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, रैपिड, है ना, फास्ट, है ना, इसका क्विक स्टडी रिजल्ट मिलेगा आपको, फास्ट, आपको जल्दी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अगर कम टाइम फ्रेम के अंदर जो स्टडी पूरी करनी है तो फिर आपको सैंपल्स लेने पड़ेंगे। तो सैंपलिंग करने के, सैंपल्स चूज करने के मेनली ये पर्पज होते हैं कि इकोनॉमिकल हो जाती है हमारी स्टडी, डेटा अच्छे तरीके से हम कलेक्ट कर लेते हैं, उनकी अच्छे से कैलकुलेशन हो जाती है, रिलायबिलिटी अच्छी होती है, एंड देन उसका रिजल्ट भी हमें क्या मिल जाता है, फास्ट मिल जाता है, रैपिड हमें रिजल्ट मिल जाता है सैंपल से, बजाय कि अगर आप पूरे पॉपुलेशन पे काम करते तो उसमें फिर आपको ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। ये हमारे पर्पजेस होते हैं सैंपलिंग करने के। जब आप सैंपल्स चूज करते हो तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सैंपल्स कैसा होना चाहिए। पहली चीज, सैंपल्स जो है जब आप चूज कर रहे हो तो सैंपल्स हमेशा रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होनी चाहिए। ये आपने अभी डिस्कस किया था, अभी आपने पढ़ा था, सैंपल्स हमेशा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए यूनिट का, तभी वो क्या होगा, उसका सैंपलिंग बायस नहीं होगा, और सैंपलिंग बायस नहीं होगा तो सैंपलिंग एरर नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर। दूसरा, फ्री फ्रॉम द बायस एंड द एरर, है ना, कि जब सैंपलिंग रिप्रेजेंटेटिव होगा ना तो वो फ्री फ्रॉम बायस और एरर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, उसमें कोई भी, है ना, बायसनेस नहीं आनी चाहिए। बायसनेस का मतलब आप किसी को अपने हिसाब से मन पसंद चूज करके उसमें से नहीं लेना है ना। रैंडम सैंपलिंग होती है वो ज्यादा बेटर होती है, ज्यादा अच्छी होती है कैरेक्टरिस्टिक उसके अगर बात करें तो। और जब बायस नहीं होगा तो एरर के चांसेस भी कम होने, तो सैंपलिंग एरर भी नहीं आना चाहिए, सैंपलिंग बायस भी नहीं आना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। नो सब्सटीट्यूशन एंड इनकम्प्लीटनेस, ठीक है। जो आप सैंपल चूज कर रहे हो उसमें एक ध्यान रखना है, सैंपल्स बीच में चलती स्टडी में कोई छोड़ देता है तो उसका सब्सटीट्यूट नहीं होगा। फिर आपको सब्सटीट्यूट नहीं करना है कि चलो इसको आपकी स्टडी 4-6 महीने चलनी थी, 2 महीने एक सैंपल रहा, उसने कहा मैं तो अब नहीं आ रहा, ठीक है, इसको छोड़ के दूसरे को ले लिया, तो इसमें सब्सटीट्यूशन नहीं होता कभी भी, और इनकम्प्लीट सैंपलिंग भी नहीं होती। नंबर ऑफ सैंपल्स है वो फिर वही रहेंगे और कंटिन्यूस रखने पड़ेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट, सैंपल साइज हमेशा अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट सैंपल साइज होनी चाहिए, ठीक है। और एक और चीज कि जितना सैंपल बड़ा होता है, सैंपल्स में ये ध्यान रखिए, हालांकि सैंपल्स हम लेते हैं इसलिए कि साइज को छोटा किया जाए, लेकिन उसमें भी सैंपल साइज जितनी बड़ी होती है उतनी जो एरर होता है वो कम होता जाता है ना। तो सैंपलिंग एरर जो है वो और सैंपल साइज ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। सैंपलिंग एरर ना, सैंपलिंग जो एरर ना, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सैंपल साइज के ना। ये ध्यान रखना है कि सैंपलिंग एरर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सैंपल साइज के। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सैंपलिंग एरर हमेशा सैंपल साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सैंपल साइज बढ़ती जाएगी, सैंपलिंग एरर कम होता जाएगा। सैंपल साइज घटाते जाओगे, सैंपलिंग एरर बढ़ता जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है
अगला क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट सैंपल साइज है। सैंपल साइज पहले से एस्टिमेट किया जाता है कि इस स्टडी पर्टिकुलर स्टडी के लिए सैंपल साइज कितना होना चाहिए, और इसके कई सारे तरीके हैं, उसको अपन बाद में बात करेंगे। सैंपल साइज कैसे डिटरमिनेट करते हैं, कैसे एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। देन इंडिपेंडेंट सैंपलिंग होनी चाहिए, है ना। डिपेंडेंट सैंपलिंग नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मीन्स किसी चीज पर निर्भर नहीं करनी चाहिए कि इस सैंपल को लेंगे तो इसको लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट सैंपल्स होने चाहिए, वो एक दूसरे पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। और सैंपल्स जब भी चूज करो ध्यान रखिए, सैंपल्स में होमोजेनिटी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, होमोजेनिटी, ठीक है। होमोजेनिटी, सैंपल्स एक जैसा। अगर होमोजेनस पॉपुलेशन है तो उसमें से वैसे ही जो जीनस आ जाएंगे। लेकिन अगर सैंपल्स हमारे जो है पॉपुलेशन हेटेरोजीनस है, मींस अलग अलग टाइप के, तो फिर उसमें क्या बन जाएंगे, पहले स्ट्रेटा बन जाएंगे, वो अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। पहले से जो अलग अलग डिवाइड करके हमने बना लिया, जैसे कि पूरी पॉपुलेशन की अपन एंटायर, वैसे अपन जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो बच्चे भी हैं, उसके अंदर यंग भी है, उसके अंदर जो देन ओल्ड एज भी है, सारे ना। तो आपने स्ट्रेटा बना लिए तीनों चारों के, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, कुछ जितना सैंपल बच्चों का प्रतिनिधि था उसने बच्चों का ले लिया, फिर अपने एडोलेसेंट का ले लिया, फिर एडल्ट का ले लिया, फिर ओल्ड एज का ले लिया, ठीक है। तो ऐसे करके सभी का बराबर प्रतिनिधित्व हमने ले लिया, तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन ले लिया, तो फिर वो सैंपल्स की क्या आ जाएगी, होमोजेनिटी आ जाएगी, ठीक है। तो सैंपल्स में हमेशा होमोजेनिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। रिप्रेजेंटेटिवनेस, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए आपका, फ्री फ्रॉम बायस एंड एरर होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, कंप्लीट सैंपल होना चाहिए, एप्रोप्रिएट सैंपल साइज होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट सैंपल्स होनी चाहिए, एंड होमोजेनिटी होनी चाहिए सैंपल्स की। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सैंपलिंग प्रोसेस। सैंपलिंग प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ द सेलेक्टिंग सैंपल, है ना। एक सैंपल्स जो है, सैंपल्स को चूज करने की जो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जो प्रक्रिया है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप, पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सैंपल्स को चूज करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, सैंपलिंग प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। सैंपलिंग ओके, सैंपलिंग प्रोसेस। सैंपलिंग प्रोसेस के अंदर पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग टारगेट पॉपुलेशन। आप जब भी सैंपल चूज करोगे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टारगेट पॉपुलेशन क्या है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाइंग द टारगेट पॉपुलेशन, आप कौन सी पॉपुलेशन पर स्टडी करने जा रहे हो, उस पॉपुलेशन को सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लो। उस पॉपुलेशन को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फॉर एग्जाम्पल जो प्रीवियस एग्जाम्पल था कि द नर्सेज वर्किंग इन द जयपुर राजस्थान में जो वर्किंग कर रही है नर्सेज, वो हमने टारगेट पॉपुलेशन ले ली, ठीक है। देन डिस्क्राइब द एक्सेसिबल पॉपुलेशन एंड एंश्योरिंग द सैंपल फ्रेम, ठीक है। उसके बाद आपने क्या चूज कर लिया, उसके बाद आपने एक्सेसिबल पॉपुलेशन थी उसको चूज कर ली, है ना। कौन सी पॉपुलेशन होगी अब हमारी, जैसे कि आप एसएमएस हॉस्पिटल में काम करने वाली पॉपुलेशन थी, वो आपके लिए एक्सेसिबल थी। या फिर एक दो हॉस्पिटल, सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स थे, उनकी और ले लिया आपने कि उन हॉस्पिटल की पॉपुलेशन है वो हमारे पास एक्सेसिबल है, उपलब्ध है, उन्हीं में से अपन डेटा लेंगे, ठीक है। तो वो एक्सेसिबल पॉपुलेशन होगी। उसी एक्सेसिबल पॉपुलेशन का आपने क्या बना लिया, सैंपलिंग फ्रेम बना लिया। सैंपलिंग फ्रेम का मतलब उनकी इनलिस्टिंग कर दी, लिस्ट बना ली उसकी, ये सैंपल्स हैं हमारे पास, ये पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास लोग अवेलेबल है। स्पेसिफाई द सैंपलिंग यूनिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो सैंपल्स लिए हैं उस मींस जो आपने एक्सेस पॉपुलेशन है मींस उसकी स्पेसिफाई करना है कि सैंपलिंग यूनिट कौन है, उसकी सैंपलिंग यूनिट कौन है, नर्सेज है उसकी सैंपलिंग यूनिट, है ना। तो नर्सेज आपने सैंपलिंग यूनिट ले ली, और देन उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आप इंश्योर कर लें कि आपको कौन कौन से नर्सेज हैं वो जो लेनी थी, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आप ध्यान में वापस से देख लें। एंड स्पेसिफाइंग द सैंपल सिलेक्शन मेथड, अब आप सैंपल सिलेक्शन मेथड चूज कर लें। अगला काम क्या है, सैंपल सिलेक्शन मेथड, ठीक है। तो सैंपल सिलेक्शन का जो मेथड है ना, सैंपल सिलेक्शन मेथड चूज कर रहे हैं जब आप, ठीक है, तो उस समय देखना है कि आप कौन से मेथड से काम कर रहे हैं। आप इसमें रैंडम सिलेक्शन ले रहे हैं या, है ना, आप इसमें नॉन रैंडम ले रहे हैं, ठीक है। आपको कौन सा मेथड है वो काम में लेना है, आपको रैंडमली सिलेक्शन करना है या फिर आपको नॉन रैंडमली सेलेक्ट करना है, अपने हिसाब से कुछ सेलेक्ट करना है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो काम में लेनी है, ठीक है। आपने अपना मेथड तय कर लिया। मेथड के बाद आपको क्या करना है, डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज। अब आपको अगला काम है, आपको सैंपल साइज, कितने सैंपल्स चाहिए, जितने एक्सेसिव पॉपुलेशन या टारगेट पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है हमारी सैंपल साइज होती है, वो डिटरमिनेंट होती है। तो सैंपल साइज को या आपको थंब रूल फॉलो करना है कि थंब रूल के हिसाब से हमें 100 200 400 जितने सैंपल्स हैं वो लेने हैं, या फिर आपको एप्रोप्रिएट सैंपल साइज है वो कैलकुलेट करनी है। तो आप सैंपल साइज पहले से डिटरमाइन कर लें कि इतने सैंपल साइज है हमें लेने हैं।
देन स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग प्लान, सैम्पलिंग प्लान स्पेसिफाई करना है कि आप सैम्पलिंग प्लान का इसका मतलब है कि यहां डेटा कलेक्शन कैसे होगा, है ना, डेटा कलेक्शन कौन करेगा, कैसे होगा, कहां होगा, है ना, इसमें जो आएगी वो क्या है ना, हाउ कैसे डेटा कलेक्शन होगा, हु कौन करेगा, वेयर कहां करेगा, व्हेन कब डेटा कलेक्शन होगा, एंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा, एंड ऑल्सो मैं इंश्योर, है ना, व्हाट टाइप ऑफ डेटा, किस टाइप का डेटा, हाउ कैसे डेटा कलेक्ट करोगे, कौन डेटा कलेक्ट करेगा, कौन डेटा कलेक्ट करेगा, है ना, वेयर कहां डेटा कलेक्शन करोगे, कब से कब तक आपका टाइम फ्रेम क्या होगा, एंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा, है ना, आपकी क्वालिटी डेटा है या क्वांटिटी डेटा है, किस टाइप का डेटा आप कलेक्शन करने जा रहे हो, तो ये आपको स्पेसिफाई करना है, सैम्पलिंग प्लान बनाना है, ठीक है, ये प्रोसीजर फॉर डेटा कलेक्शन एक तरह का, ये डेटा कलेक्शन आपको कैसे करना है, तो ये एंश्योर करना है यहाँ पर, ठीक है, एंड देन सेलेक्टिंग द डिजायर्ड सैंपल, एंड लास्ट आप क्या करेंगे, जो आपका डिजायर्ड सैंपल है उसको चूज कर लेंगे उस सैम्पलिंग प्लान के तहत, और सैम्पलिंग प्लान और सैम्पलिंग मेथड आपने जो चूज किया है उसके तहत आप इस चीज को सेलेक्ट कर लेंगे, दिस इज द सैम्पलिंग प्रोसेस, ओके, सैंपल्स टारगेट पॉपुलेशन आइडेंटिफाई की, एक्सेसिबल पॉपुलेशन ली, उसमें से फ्रेम सैंपलिंग फ्रेम बनाया, देन सैंपलिंग यूनिट कौन सी थी वो डिसाइड की, सिलेक्शन मेथड तय किया, सैंपल साइज डिटरमाइन की, उसके बाद सैंपलिंग प्लान बना लिया, है ना, कब कहां कैसे इसको सैंपल्स लेने, एंड देन डिजायर्ड सैंपल साइज कितनी थी, है ना, उसको आप उसके अकॉर्डिंग आपने सैंपल चूज कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सैम्पलिंग प्रोसेस, ये जो सैम्पलिंग प्रोसेस जिसकी अपन बात कर रहे हैं इसको कौन से फैक्टर हैं प्रभावित करते हैं, है ना, कौन से फैक्टर हैं वो इसको अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज है कि टारगेट पॉपुलेशन, है ना, टारगेट पॉपुलेशन कौन है, कहां है ना, किस जगह उपलब्ध है, और टारगेट पॉपुलेशन आपकी कौन है ना, कौन है टारगेट पॉपुलेशन, उस टारगेट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, आपका सैंपलिंग जो प्रोसेस है वो तय करनी पड़ेगी। सैंपलिंग प्रोसेस आपकी डिपेंड करेगी आपकी टारगेट पॉपुलेशन पर, टारगेट पॉपुलेशन है वो कितनी स्कैटर्ड है, कहां कहां फैली हुई है, कौन है, अगर आपकी वो जैसे वो संख्या उसकी कम है या ज्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर देखें, अगर कोई रेयर डिजीज पे आप स्टडी करना चाह रहे हैं, तो रेयर डिजीज किसमें कि उन बच्चों के अंदर होती है, ठीक है, तो वो बच्चे जो है ना, ऑल ओवर जो बच्चे हैं जो रेयर डिजीज से सफरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो रेयर डिजीज के सफरिंग वाले बच्चे कितने होंगे और कहां कहां मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, है ना, जैसे आप पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट का कोई अगर आप देखना चाह रहे हैं, उस पर कोई स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट आपको कितने मिल जाएंगे, बहुत, है ना, तो टारगेट पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि टारगेट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपको सैंपलिंग प्रोसेस चूज करनी पड़ती है ना, कि कहां स्टडी करनी है, कैसे स्टडी करनी है ना, एवरीथिंग डिपेंड ऑन टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है, कि पॉपुलेशन कौन है आपकी, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कौन है, हु, टारगेट पॉपुलेशन कौन है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर पहली चीज कि कौन है इसकी टारगेट पॉपुलेशन। देन नेचर ऑफ द पॉपुलेशन, अभी पॉपुलेशन जो है ना वो कैसी है, वो एक जैसी है, होमोजेनस है या फिर हेटेरोजेनस है, इसमें भी क्या देखना पड़ता है कि ये होमोजेनस है या फिर और हेटेरोजेनस है ना, होमोजेनस है या फिर हेटेरोजेनस है, ये भी देखना पड़ेगा। होमोजेनस है तो उसमें सीधे सैंपल दे सकते हैं, हेटेरोजेनस है तो फिर स्टार्टा बना के फिर सैंपलिंग आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पॉपुलेशन में भी आपको क्या देखना पड़े, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेस पे आपको जो एक्सक्लूड किसको करना है और इंक्लूड किसको करना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो है वो आपको प्रभावित करता है इस सैंपलिंग प्रोसेस को, ठीक है ना। सैंपलिंग प्रोसेस में इन चीजों को ध्यान में रख के फिर किया जाता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो सैंपलिंग मीन्स हमारे पास फिर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को निकालने के बाद कितने लोग बच गए, है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी सैंपलिंग प्रोसेस चलेगी। देन सैंपल साइज, सैंपल साइज कितना बड़ा सैंपल साइज है, सैंपल साइज कितना है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अलग हमारी सैंपलिंग प्रोसेस है। लार्जर सैंपल है तो फिर अलग लेना पड़ेगा, स्मॉलर सैंपल है, ठीक है, सैंपल साइज है तो फिर उसके लिए हमें दूसरा तरीका चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सैंपल साइज पे भी निर्भर करेगा कि आपको कितने सैंपल लेने हैं, तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग जो सैंपलिंग प्लान बनेगा उसका सैंपलिंग प्रोसेस होगी, ठीक है। सैंपलिंग प्लान क्या है, कब कहां कैसे किस जगह डेटा कलेक्शन करना है, ऑल्सो अफेक्ट द सैंपलिंग प्रोसेस। स्टैटिकल इन्फरेंसेस, आप स्टैटिकल कौन सा जो है टेस्ट लगाने वाले हैं, आपको पैरामेट्रिक लगाएंगे, है ना, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है ना,
कौन से टेस्ट आप करने वाले हैं, ठीक है, पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैंपल साइज जो है वो डिसाइड हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग सैम्पलिंग प्रोसेस है कि आपको पैरामेट्रिक लेना है तो फिर आपको रैंडम सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि आप कौन से टेस्ट है वो फ्यूचर में काम उसको लगा के टेस्ट करने, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस निकालने वाले हैं, ठीक है। देन आपके पास टाइम फ्रेम की जो है, टाइम ड्यूरेशन कितना है, कितने ड्यूरेशन के भीतर ये स्टडी जो है कंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर हमारे पास समय ज़्यादा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो ड्यूरेशन है वो हमारा बढ़ा देते हैं, उसमें हम जो सैंपल साइज है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर शॉर्ट टाइम है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सैंपल साइज हमें क्या करना, छोटा करना पड़ता है। ज्योग्राफिकल एरिया अगर बहुत डिस्टेंट पे है, ठीक है, तो हमें सैंपल साइज छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए फिर सैंपलिंग प्रोसेस अलग हो जाएगी। फंड एंड फैसिलिटी कितनी है, हमारे पास फंड नहीं है, फैसिलिटी कम है, ठीक है, तो फिर भी सैंपल साइज छोटा करना पड़ेगा, स्टडी छोटी हो जाएगी। एंड देन इंटेंशन ऑफ रिसर्चर का इंटेंशन क्या है, वो कोई मोटिवेशन होके वो किस पर्पज से जो करना चाह रहा है, रिसर्चर है वो क्या करना चाह रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना कोई पायलट प्रोजेक्ट है या फिर कोई अपना जो है वो प्रोजेक्ट है या फिर कोई उसका डिसर्टेशन है, उस पर्पज से पार्शियल फुलफिलमेंट के लिए है ना, उसके लिए कर रहा है, या फिर कोई है वो रिसर्च के पर्पज से कर रहा है ना, किस पर्पज से है ये जो है स्टडी कर रहा है, ठीक है। तो उस पर्पज पे भी मेंटेन जो है डिपेंड करता है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट सीखने के हिसाब से कर रहे हो तो स्मॉल सैंपल साइज पे चल जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई रिसर्च है वो जो है वो रियल में जो अप्लाइड रिसर्च है वो करनी है या कोई बेसिक रिसर्च है वो करनी है, तो फिर उसके लिए क्या होता है, लार्जर सैंपल साइज चाहिएगा, ठीक है। एंड देन क्या होता है, नेचर ऑफ द रिसर्चर की नेचर पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिसर्चर की नेचर है ना, उस पर भी डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल है ना, कोई जो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है तो उसके हिसाब से होगा, है ना, उसको, या फिर उस पर वर्कलोड ज़्यादा है या फिर इंटरेस्ट नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, तो फिर क्या करेगा, कम सैंपल साइज पे वो काम कर लेगा। मीन्स उसका इंटरेस्ट, ऑनेस्टी, वर्कलोड, देन उसका एक्सपीरियंस, है ना, ये सारी चीज़ें है ना, ऑनेस्टी, एक्सपीरियंस, वर्कलोड, ये सारी चीजें क्या करती है, मैटर करती है रिसर्च में, ठीक है। इन सारी चीजों पे वो क्या करेगा, सैंपल साइज को डिटरमिन करना है। एंड देन सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट जिस पे आप स्टडी कर रहे हैं, है ना, सब्जेक्ट अंडर स्टडी, कौन से सब्जेक्ट पे कर रहे हो, वो भी क्या करता है, आपके सैंपल साइज को डिटरमाइन करता है। सब्जेक्ट अंडर स्टडी कौन है आपका, है ना, टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, जो इशू, जो जिस टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हो, सब्जेक्ट, या इसको ऐसे लिखे टॉपिक अंडर स्टडी, है ना, प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम, है ना, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है जिस पर आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, उस पर भी आपका सैंपल साइज जो होता है वो प्रोसेस है वो डिपेंड करेगी कि आपको कितना जो सैंपल्स है वो लेना पड़ेगा। आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है या फिर नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको चूज करना पड़ता है जो उसकी सैंपलिंग प्रोसेस को, ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपलिंग प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट, टाइप ऑफ सैंपलिंग टेक्निक्स, सैंपलिंग टेक्निक के टाइप, ठीक है। अब आप जब सैंपल्स ले रहे हो तो सैंपल्स लेने के दो मेनली टेक्निक्स होती है, वन इज द प्रोबेबिलिटी टेक्निक और सेकंड इज द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक। दो टाइप की टेक्निक होती है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मीन होता है संभावना, है ना। प्रोबेबल का मतलब क्या होता है, संभावना, है ना, कि संभावना जो है वो कितनी है, ठीक है, एज ए सैंपल चूज होने की। बहुत सारे लोग हैं, उनमें से सबके सैंपल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, चांसेस कितने हैं, सबके सैंपल चूज होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक कहलाती है, ठीक है। और अगर सभी के चूज होने की जो चांसेस नहीं है तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक होती है। जब सिलेक्शन बाय चांस हो, है ना, किसके द्वारा हो, बाय चांस, तो वो होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। कैसी होती है, अगर सारे जो पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हमारे पास हैं और उनमें से सबके पास चांस है, जैसे कि हेड और टेल होता है ना, जैसे गेम स्टार्ट होने से पहले जब टॉस करते हैं तो दोनों कैप्टन के पास चॉइस होती है, दोनों के पास पॉसिबिलिटी है कि ये भी जीत सकता है वो भी जीत सकता है। ठीक ऐसे ही सारे पॉपुलेशन है, उसमें से सबके पास बराबर चांस हो कि आप एज ए सैंपल चूज हो जाए।
तो वो क्या हो जाएगी, वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। लेकिन अगर जैसे कैप्टन होता है ना, पहले से पता है ना, उसको पहले से पता है कि मुझे जो है वो बताया नहीं जाएगा, मुझे टॉस हराया जाएगा, या फिर आपको जैसे कई बार आप लगा लेते हैं ना कि मुझे ना एग्जाम में नंबर है वो ज़्यादा एग्जामिनर देगा नहीं, या फिर जो है यहाँ के टीचर हैं वही कम दिला देंगे, या ऐसा कुछ अगर आप सोचते हैं, ठीक है, किसी के प्रति पहले से डिफाइन कर इसको नंबर ज़्यादा मिलेंगे मुझे कम मिलेंगे, है ना। तो ऐसा जो है ना पहले से जो होता है डिसाइडेड हो जाता है कुछ, ठीक है। जब पहले से ऑलरेडी डिसाइड होता है सबके पास बराबर चांस नहीं है ना, इन्हीं को चूज किया जाएगा, इन्हीं को चूज किया जाएगा, मेरे पास इसका कोई अवसर नहीं है। तो इसमें सिलेक्शन बाय चांस नहीं होता है, बाय चॉइस होता है। सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन बाय चॉइस, पसंद से सिलेक्शन होते हैं। तो इस आधार पे दो प्रकार के हो जाएंगे, एक तो कौन सा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक, और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा आता है। सैंपलिंग की टेक्निक कौन कौन सी होती है उसको एनालिस्ट करते हुए एक पर जो है प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग किसी एक टेक्निक को डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है। तो उसमें से एक पूछ सकते हैं, दोनों पूछ सकते हैं, है ना, बड़ा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब उसमें प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी होती है, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, सिस्टमेटिक रैंडम, क्लस्टर सैंपलिंग और सीक्वेंशियल सैंपलिंग, ठीक है। इसके अगेंस्ट नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैंपलिंग होती है उसमें कौन सी होती है, पर्पजिव सैंपलिंग, कन्वीनिएंट सैंपलिंग, कॉन्सिक्यूटिव सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग और स्नोबॉल सैंपलिंग, ठीक है। ये इसके अलावा दो और टाइप होते हैं जिसके अंदर के आपके, है ना, एक तो आपके वॉलंटियर सैंपलिंग, है ना, और फिर दूसरी होती है आपके जीनोलॉजी सैंपलिंग। जीनियोलॉजी सैंपलिंग, ठीक है। तो दो और इसके टाइप हैं, ठीक है। ये सारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के, ये सारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक के टाइप हैं, ठीक है। ये 7 टाइप्स हैं जो किसके, नॉन प्रोबेबिलिटी के। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी के जो है वो 5 टाइप हैं, क्लियर है। तो दो टाइप की टेक्निक हुई, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के जो है उसमें 5 टाइप है, नॉन प्रोबेबिलिटी का आपके सब 7 जो है वो सब टाइप है, क्लियर है, ठीक है। तो पहला ये क्लासिफिकेशन क्लियर होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जिसमें सबके पास बराबर चांस होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक जिसमें सबके पास बराबर चांस नहीं होते हैं एज ए सैंपल सेलेक्ट होने की, ठीक है। कुछ डिफरेंसेस हैं उनको अपन देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं ना। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, ठीक है, पहली चीज होती है कि इनका जो सैंपल सिलेक्शन होता है कैसे होता है। देखिए, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर हम बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो सैंपल सिलेक्शन होता है वो क्या होता है, सैंपल सिलेक्शन जो प्रोबेबिलिटी में होता है, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आपकी, और दूसरी ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। अगर सैंपल सिलेक्शन होता है वो बाई चांस होता है, कैसे होता है, सैंपल सिलेक्शन है वो बाई चांस होता है, तो ये कौन सी होती है, हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। और अगर हमारी पसंद से होता है, बाई चॉइस होता है, तो ये कौन सा होता है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है ना। बाई चांस तो प्रोबेबिलिटी, और बाई चॉइस तो क्या होगा, ये नॉन प्रोबेबिलिटी। सिलेक्शन का जो मेथड होता है ना, मेथड के बेस पे देखें तो प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन जो सैंपलिंग होती है उसमें रैंडम सिलेक्शन होता है, रैंडम सबका नंबर आता है, रैंडमली लिस्ट बनती है, उसमें रैंडमली चूज किए जाते हैं, उसमें किसी को जो पॉइंट आउट करके उसमें किसी को लेना ऐसा नहीं होता, सबका चांस होता है। तो इसमें क्या होता है, रैंडम सिलेक्शन होता है, ठीक है, रैंडम सिलेक्शन होता है, ठीक है। क्या हो गया इसको, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है इसमें नॉन रैंडम सिलेक्शन होता है, मींस रैंडमली नहीं होता है, इसमें बाई चॉइस होता है, वो बाई चॉइस होता है, वो सिलेक्शन होता है। जबकि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर रैंडम सिलेक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी में रैंडम, नॉन प्रोबेबिलिटी में नॉन रैंडम सिलेक्शन होता है। बायस, जब रैंडम सिलेक्शन होगा तो लेस होता है, क्या होगा, जब रैंडम सिलेक्शन होता है तो बायस क्या हो जाएगा, लेस हो गया। लेकिन अगर नॉन रैंडम सिलेक्शन किया है, आपने अपनी पसंद से कुछ जो सैंपल्स है वो चूज कर लिए, अपने पर्पस सॉल्व करने के लिए लिए, आपने अपने सुविधा के हिसाब से जो सैंपल्स हैं वो ले लिए, तो फिर क्या हो जाएगा, उसके अंदर बायसनेस होता है वो ज्यादा आएगा, क्योंकि वो सैंपल्स होगा कैसा, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं होगा। कैसा नहीं होगा, वो लेस रिप्रेजेंटेटिव होगा। कैसा होगा, वो लेस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा, और लेस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा तो उसके अंदर बायस ज्यादा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिवनेस की बात करें, जब बायस कम है, रैंडम सिलेक्शन है, तो मोर रिप्रेजेंटेटिवनेस,
हाँ, तो उसका मोर रिप्रेजेंटेटिव होगी वो पॉपुलेशन, वो सैंपल क्या होगा, मोर रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसके अगेंस्ट जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का जो सैंपल है वो जब चूज करेंगे तो उसके अंदर लेस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, जो पॉपुलेशन का पार्ट है वो लेस रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके अंदर। जब बायास नहीं है, मोर रिप्रेजेंटेटिवनेस है, तो उस रिसर्च को आप उस पॉपुलेशन के अंदर, टारगेट पॉपुलेशन के अंदर जनरलाइज कर सकते हो। उसका रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड, उस रिजल्ट को उस पॉपुलेशन में जनरलाइज किया जा सकता है, उस पॉपुलेशन के लिए वापस उसको सब पर वो लागू हो सकता है उसमें, ठीक है। जबकि जब लेस रिप्रेजेंटेशन है, मोर बायस है, तो रिजल्ट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, इस रिजल्ट को जनरलाइज नहीं किया जा सकता, इस रिजल्ट को सबके लिए समान रूप से नहीं बता सकते, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं। तो पॉपुलेशन पे कैसे जनरलाइज करोगे कि हाँ इसका रिजल्ट आए सैंपल का वही पॉपुलेशन का रिजल्ट आएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि बायसनेस पहले से है, रिप्रेजेंटेशन पहले से नहीं था। तो जब रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसमें जब रैंडम सैंपलिंग होती है तो इसके अंदर जो सैंपलिंग एरर होता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैन बी कैलकुलेटेड, और सैंपलिंग एरर भी क्या हो जाएगा इसके अंदर, कम होता है, ठीक है। जबकि इसमें सैंपलिंग जो है ना, इसको कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली, इसको एक्यूरेटली जो है वो कैलकुलेट नहीं है ना, कैन नॉट बी कैलकुलेट एक्यूरेटली, उसको एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, और सैंपलिंग एरर के चांस भी ज्यादा होते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, बिल्कुल मोर टाइम कंज्यूमिंग होती है ये, और इसमें कॉस्ट भी ज्यादा लगता है। टाइम और कॉस्ट दोनों की बात करें तो इसमें ज्यादा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आपने रैंडमली सिलेक्शन सैंपल से सेलेक्ट किए, फिर उसके बाद उस पर स्टडी की, ठीक है। जबकि इसमें जब आप करेंगे तो ये क्या होता है, फास्टर होता है, लेस जो एक्सपेंसिव होता है, फटाफट आपकी स्टडी हो जाती है। आपने कन्वीनियंटली सैंपल्स वहीं से पास में से अपने जो नियर बाई सैंपल्स थे, आपके पर्पज के हिसाब सैंपल थे, वो आपने ले लिया और स्टडी कर ली। एग्जाम्पल सिंपल रैंडम, सिस्टमेटिक रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, क्लस्टर सैंपलिंग, अभी जो हमने पिछले में देखे ये है ना, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक, क्लस्टर, सीक्वेंशियल, ये आपके क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं किसके, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के। नॉन प्रोबेबिलिटी के आपके कन्वीनियंस सैंपलिंग, पर्पस सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, ये आप देख चुके हैं अपन अभी, है ना, ये आपकी है ना पर्पस, कन्वीनियंट, कंसेक्यूटिव, कोटा, स्नोबॉल, वॉलंटरी, जिनोलॉजी, ये सारे सैंपलिंग के इसके टाइप है, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इनके प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावना होती है, डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बीच में, ठीक है। और जब भी आप डिफरेंस किसी में लिखें, आप बड़ा आंसर लिखने की कोशिश करें, ठीक है, तो उस समय ध्यान रहे कि उस समय आप है ना एक क्राइटेरिया जरूर बना लें ना, है ना, आप कुछ भी डिस्क्राइब करें ना तो पहले से है ना क्राइटेरिया जरूर सेट करें। क्या करें? क्राइटेरिया जरूर सेट करें, फीचर्स जो हैं वो जरूर लिखें, क्राइटेरिया लिखें आप या फीचर लिखें आप, और जिसके बेस पे आप क्या कर रहे हैं उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे मीनिंग पे, मेथड पे, बायस, रिप्रेजेंटेटिवनेस, जनरलाइजेशन, सैंपलिंग एरर, टाइम, कॉस्ट, एग्जांपल्स, ये हमने क्या बनाए, क्राइटेरिया बनाए, बेस बनाए, है ना, फीचर्स बनाए। इस फीचर के बेस पे हमने जो है डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग जो है वो दूसरों से डिफरेंट लगे, तो डिफरेंट कैसे लगेगी, जब आप कुछ हट के उसमें से लिखोगे, उसमें से आप अपनी जो है अपनी इंटेलिजेंसी को वहाँ यूज करोगे, अपनी क्रिएटिव आइडियाज को वहाँ यूज करोगे, तो आपकी आंसर राइटिंग है वो आंसर है वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा, फिर स्कोरिंग भी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये हमारा एक इंट्रो था सैंपल और सैंपलिंग के बारे में, इंट्रोडक्शन था हमारा सैंपल्स और सैंपलिंग के बारे में, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देखी। सबसे पहले हमने कुछ टर्मिनोलॉजी की बात की, जिसमें पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन, एक्सेसिबल पॉपुलेशन, सैंपल, सैंपलिंग, सैंपलिंग फ्रेम, उन सब की बात की। सैंपलिंग के पर्पस क्या थे, सैंपलिंग के कैरेक्टरिस्टिक, सैंपलिंग प्रोसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपलिंग। अच्छा एक चीज़ और थी कि ये जो पर्पस है ना, ये पर्पज ऑफ सैंपलिंग है ना, ये पर्पज ही हमारे एडवांटेज ऑफ सैंपलिंग है, याद रखना, ये यही हमारे एडवांटेज है। अगर कोई आपसे एडवांटेज ऑफ सैंपलिंग पूछे ना, है ना, तब भी यही है, क्योंकि जिस पर्पज से आप कर रहे हो ना वही आपके एडवांटेज है, वही आपके फायदे हैं, तो दूसरा सोचने की जरूरत नहीं है, ये पर्पज ही हमारे क्या है, इसके एडवांटेज है, ठीक है। जिस पर्पज से कर रहे हो वही तो फायदे हैं, ठीक है। देन सैंपलिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देन सैंपलिंग प्रोसेस क्या था, फैक्टर्स कौन से अफेक्ट कर रहे थे, देन क्लासिफिकेशन का टाइप, एंड देन डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और उसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एंड देन सैंपल साइज कैसे डिटरमिनेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।